नमस्कार। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन को कंसोलिडेट कर रही है, अपने को मजबूत कर रही है। जो विपक्ष में चली गई पार्टियां हैं उनको भी तोड़ करके अपने साथ ला रही है। दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी तोड़ करके किसी भी तरह का ऑफर दे करके उनको अपने साथ जोड़ रही है। तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां हैं जिनका गठबंधन चाहे अनचाहे बिखरता जा रहा है। तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का कारण बन रही हैं ताकि भाजपा फिर से सत्ता में वापसी करे, तो उसके साथ साथ जो प्रादेशिक पार्टियां हैं उनको भी सत्ता में हिस्सेदारी मिले। इसके बरक्स दूसरी ओर जितनी प्रादेशिक पार्टियां हैं वो सब मिलकर के कांग्रेस को कमजोर करने में लगी हैं ताकि कांग्रेस निपट जाए। अब सोचें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कांग्रेस को समाप्त करना। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बहुत पहले भाजपा ने दिया था और अब वो उस दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम भी कर रही है। तभी उसके नेता तोड़े जा रहे हैं, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेताओं को तोड़ करके और उनको राज्यसभा दिया जा रहा है, अपने साथ जोड़ करके राज्यों में मंत्री बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और दूसरी ओर जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां हैं वो भी इसी अभियान में लगी हुई हैं। उनको लग रहा है कि अगर इस बार कांग्रेस पार्टी निपट गई, उसको कोई अच्छी सफलता नहीं मिली, तो फिर जो प्रादेशिक पार्टियां हैं वो कांग्रेस की जगह ले सकती हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या राजनीति इस तरह से काम करती है? ये इस तरह से डायरेक्शन होगा कि अगर कांग्रेस खत्म हो जाती है तो उसकी जगह लेने के लिए कोई एक विपक्षी पार्टी आ जाएगी? ऐसा नहीं होता है। ये बहुत मुश्किल फिनोमेनन है और राजनीति में ऐसा कभी घटित होते नहीं देखा गया है। राज्यों में तो हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को भी भारतीय राजनीति की केंद्रीय ताकत बनने में बहुत लंबा अरसा लगा है। आज़ादी के बाद से 1951 से भारतीय जनसंघ काम करती रही और 1980 से भारतीय जनता पार्टी है और 100 साल होने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो उसके इतना समय लगा है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है देश की, वो 1885 की पार्टी है और 138 साल हो गए हैं उसको। तब वो लंबे समय तक, आज़ादी के बाद 30-40 साल तक केंद्रीय ताकत रही और अब धीरे धीरे रिप्लेस हुई भी है केंद्र से, तब भी पूरी तरह से हाशिए में नहीं गई है। अभी भी उसके पास दोनों सदनों को मिला दे तो एक 80-90 के करीब एमपी हैं और 600 से ज़्यादा उसके एमएलए हैं, 700 से ज़्यादा देश भर में। तो अभी भी वो एक ताकत है, फोर्स है, हाशिए पर नहीं गई है। तो इस तरह से, इसलिए अपोजिशन की पार्टीज का ये सोचना कि वो रिप्लेस कर देंगी कांग्रेस को या कांग्रेस कमज़ोर हो जाए तो उनके दिन फिर जाएंगे, ये एक गलतफहमी है जो उनको नहीं होनी चाहिए थी। बल्कि चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की गतिविधियां जो है जिनसे कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, उससे ओवरऑल अपोजिशन ही कमज़ोर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है। ये अपनी गलतियों से, अपने अनजाने में विपक्षी पार्टियां ये इसको फैसिलिटेट कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कोई मतलब नहीं था कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता आगे बढ़ करके ये कहे कि दिल्ली में कांग्रेस की हैसियत तो एक भी सीट की नहीं है, फिर भी उसको एक सीट हम कृपा करके दे रहे हैं। या आम आदमी पार्टी जिस तरह से गोवा में उसने उम्मीदवार घोषित कर दिए, गुजरात में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, असम में जाकर के उम्मीदवार घोषित कर दिए, वो ऐसा नहीं कर रही होती अगर उसकी मंशा ठीक होती तो। इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस ने कह दिया कि वो कोई अलायंस नहीं करने जा रही है, उसको 42 सीटों पर वो अकेले लड़ेगी। पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस की हैसियत 2 सीट की है तो उसको हम 2 सीट दे देंगे। ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस पिछली बार भी जीती थी। तो इस तरह से अब अखिलेश यादव ने पहले 11 सीटें दे करके और अपना इतिश्री कर ली थी कि हमारा काम पूरा हो गया। अब जब राष्ट्रीय लोकदल ने उनका साथ छोड़ दिया है, समाजवादी पार्टी का, जब उसके भाजपा के साथ जाने की चर्चा शुरू हो गई है, लगभग तय हो गया है, तब जाकर के समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए कुछ और सीटें बढ़ा दी। उसने कहा कि 17 सीट देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। और अखिलेश यादव को राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हुए, जबकि उन्होंने अपनी तरफ से कह के निमंत्रण मंगवाया था। ये उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने न्योता नहीं दिया है और उसके बाद उनको न्योता भेजा गया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा भी था कि वो अमेठी और रायबरेली में जब यात्रा होगी तो शामिल होंगे, लेकिन उस यात्रा में नहीं शामिल हुए। राहुल गांधी अमेठी भी गए और रायबरेली भी गए। तो उन्होंने अब 17 सीटों का ऑफर दिया है 80 में से। इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो उसके सबसे बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जेल में हैं। इसके बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिद है कि वो ज़्यादा सीटें लड़ेगी, क्योंकि विधानसभा में उसके विधायकों की संख्या ज़्यादा है, वो अब बड़ी पार्टी हो गई है।
इसी तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट जो है वो अभी इस बात से पीछे नहीं हट रहा है कि उसको 23 सीटें लड़नी है। उसने पिछली बार बीजेपी के साथ अलायंस में 23 सीटें लड़ी थी, तो अब भी उसको 23 सीटें लड़नी है। और वो उसने कम किया 2 बार 3 बार की वार्ता के बाद, तो 19 की लिमिट रखी हुई है। तो ये सब कांग्रेस को कमजोर बताने या कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। अब ये समझने की जरूरत है विपक्ष की पार्टियों को कि अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो उससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई की पूरी धारणा प्रभावित होगी। अभी पूरे देश में यह माना जा रहा है कि अगर कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है तो वो कांग्रेस है। अखिल भारतीय स्तर पर राज्यों में भले प्रादेशिक पार्टियों की अपनी हैसियत है, लेकिन लोकसभा का चुनाव जब आता है तो कांग्रेस उनसे बड़ी हो जाती है। और ये एक मिसाल है 2019 का लोकसभा चुनाव, जब दिल्ली में लोगों ने आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट कांग्रेस को दिए थे। सोचें 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तब दिल्ली की 70 सदस्यों की विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 67 सदस्य थे। 67 70 में से सिर्फ 3 ही सीटें बीजेपी के पास थी, कांग्रेस 0 पर थी। इसके बावजूद जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 22% वोट आए और आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिला। इसका मतलब यह था कि लोगों में इतनी समझदारी थी कि उनको लग रहा था कि बीजेपी से मुकाबला कांग्रेस कर रही है अखिल भारतीय स्तर पर, इसलिए लोकसभा चुनाव में उसको वोट करना चाहिए। बेशक विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करें, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस को करना चाहिए। यह आम धारणा होती है, मतदाता की भी सोच होती है। तो कांग्रेस जो बीजेपी के खिलाफ अखिल भारतीय लड़ाई का नेतृत्व कर रही है, जो विपक्ष के गठबंधन की केंद्रीय पार्टी है, अगर उसके कमजोर होने की धारणा बनाई जाती है पूरे देश में, तो इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये पूरा जो विपक्ष का वोट है, जिसको चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि विपक्ष की पार्टियां भले कमजोर हैं, विपक्ष का वोट कमजोर नहीं है। एंटी बीजेपी वोट लगभग 60% है। तो वो जो मतदाता समूह है, उसके मन में क्या धारणा बनेगी अगर ये मैसेज अपोजिशन की पार्टीज ने ही बनवा दिया कि कांग्रेस बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं सकती है। अगर ये धारणा बनती है तो फिर मतदाता उदासीन होगा। फिर उस मतदाता में जो एक समूह फेंस पर बैठा होगा, जो समूह अभी अनडिसाइसिव होगा, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकता है। उसको लगेगा कि जब लड़ाई ही कोई नहीं है, या ऐसा मतदाता समूह जिसका मोह भंग हुआ हो पिछले 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के राज से, और वो विपक्ष के ऑप्शन पर विचार कर रहा हो, वो फिर विचार करना बंद कर देगा। वो फिर वापस लौटेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि सबको पता है कि अगर कांग्रेस केंद्रीय ताकत के तौर पर नहीं उभरती है, कांग्रेस बहुत मजबूत अपोजिशन नहीं रहती है, और खुदा न खास्ते किसी तरह से अगर थोड़ी सी भी संभावना देखें कि अपोजिशन की पार्टीज को किसी तरह से बहुमत के करीब पहुंचती हैं, तो फिर वो बहुत कमजोर और बिखरा हुआ गठबंधन होगा। जो इस नैरेटिव के बरक्स अभी जो नैरेटिव बीजेपी ने बनाया है कि एक मजबूत सरकार और मजबूत नेतृत्व का, उसके उल्टा होगा। इसलिए भी लोगों का उधर जाने का, जो उस तरफ जाने का, जो अपोजिशन में बीजेपी के खिलाफ जाने का जो सोच होगी, वो सोच बदलेगी। फिर वो बीजेपी की तरफ सोचना शुरू कर देगा, देखना शुरू कर देगा। और एक वर्ग जो किसी हाल में बीजेपी को वोट नहीं कर सकता है, वो उदासीन हो सकता है। जब उसको लगेगा कि कोई लड़ाई नहीं है, और कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, अपोजिशन की केंद्रीय पार्टी है, उसी को उसकी सहयोगी पार्टियों ने इतना कमजोर कर दिया है, तो वो फिर उदासीन हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा वोट से। दोनों ही स्थितियों में समूचे अपोजिशन ब्लॉक को नुकसान होगा। एक और नुकसान हो सकता है, अगर इसी तरह से अपोजिशन की छोटी पार्टियां या प्रादेशिक पार्टियां इसी तरह का आचरण करती रहीं और कांग्रेस का विरोध करती रहीं, और कहीं कांग्रेस ने छोड़ दिया साथ, सबने सोच लिया कि अलग अलग लड़े, तो फिर वोटों का जो बंटवारा होगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोनस की तरह हो जाएगा। जहां भी ट्रायंगुलर फाइट होगा वहां बीजेपी जीतेगी। फिर वो जो पूरा एक विमर्श तय किया गया था, ये एक सिद्धांत तय किया गया था पिछले साल मई और जून में कि भाजपा के हर उम्मीदवार के खिलाफ अपोजिशन का एक उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, वो धारणा बदल जाएगी। उस मैसेज, उस रणनीति फेल हो जाएगी, और फिर विपक्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं बनेगी। तो दोनों तीनों स्थितियों में, हर स्थिति में अपोजिशन के लिए ये अच्छा होता कि अगर किसी तरह का मतभेद है, कांग्रेस को कम सीटें देनी है या कांग्रेस से ज्यादा सीटें लड़नी है, तो वो बहुत एमिकेबल तरीके से, यानी आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके सबकी सहमति से वो तय करने की जरूरत थी। सार्वजनिक स्पेस में इस तरह की लड़ाई लड़ने का नुकसान ये हो रहा है कि धारणा प्रभावित हो रही है। ये एक आम धारणा जो बीजेपी बनाना चाह रही है कि उसकी कोई लड़ाई नहीं है किसी से, और अपोजिशन बहुत कमजोर है, या अपोजिशन के भीतर अपने इतने कंट्राडिक्शन है कि वो लोग साथ मिलकर के नहीं लड़ सकते हैं, वो धारणा मजबूत होती है।
कि बीजेपी मजबूत है, सर्वाधिक मजबूत है, उसका कोई मुकाबला नहीं है और अपोजिशन कमजोर है, ये धारणा खुद ही अपोजिशन की पार्टियां मजबूत कर रही हैं। तो अगर कहीं भी मतभेद है तो इनको साथ बैठ करके विचार विमर्श करके उस मसले को सुलझाना चाहिए। सार्वजनिक स्पेस की लड़ाई अपोजिशन की जो बची खुची संभावना है 2024 के लिए उसको समाप्त कर रही है। धन्यवाद।